हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजर्विंग इंडिया। दोस्तों, भारत के जो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर यानी कि जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर साहब, वो गए हुए हैं आसियान के दौरे पे। मतलब आसियान देशों की जो मीटिंग है उसके दौरे पे गए हुए हैं। वहाँ उनकी मुलाकात हुई उनके काउंटरपार्ट्स यानी कि जो चाइना के फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर हैं उनके साथ। आगे मैं उनकी तस्वीरें भी दिखाऊंगा। किन मुद्दों पर बातचीत हुई, क्या है भारत और चाइना के बीच का रिलेशन, क्या है इसके जितने भी कन्फ्लिक्ट्स हैं या फिर जितने भी कॉन्ट्राडिक्शन हैं, उन सभी की बात करूंगा। एक तरफ तो हम देखते हैं कि चाइना के साथ हमारा जो युद्ध का मैदान है वहाँ पे हमारी मुठभेड़ होती रहती है, हमारे सैनिकों के बीच हमेशा देखने को मिलता है कि इस तरह का हाथापाई का भी नौबत आ जाता है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि चाइना और भारत के बीच ट्रेड भी काफ़ी अच्छा है। तो आखिर क्या है, मतलब मामला ऐसा क्या है जो कि हम चाइना के साथ हमारा लव और हेट का रिलेशनशिप है। आज के इस लेक्चर में हम थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए चलते हैं अगले स्लाइड के ऊपर। सबसे पहले देखेंगे हम करेंट अपडेट को कि अभी क्या हुआ आसियान के मीटिंग में। उसके बाद हम समझेंगे इंडो चाइना रिलेशनशिप को। तो देखिए, अगर मैं आसियान की मीटिंग की बात करूँ तो जयशंकर, इंडियाज फॉरेन मिनिस्टर, एस जयशंकर इनका पूरा नाम है। हाल ही में इनके किताब आई है। किताब तो काफ़ी पुरानी है, लेकिन क्वेश्चन पूछ दिया गया था यूपीएससी के प्री में। इस किताब का नाम था इंडिया वे। पूछा गया था कि इसके ऑथर का नाम क्या है, इसके राइटर का नाम क्या है। तो हमेशा चर्चा में रहते हैं, सोशल मीडिया पे भी काफ़ी छाए रहते हैं। मीम कल्चर का बहुत ही महत्वपूर्ण सदस्य हैं ये। इनकी बातें बहुत ही ज़्यादा और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं, मतलब कि डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में बात करना इनको ज़्यादा पसंद है नहीं। एस जयशंकर की अगर मैं आपसे बात करूँ तो इसी के साथ साथ एस जयशंकर का एक बहुत ही स्टेटमेंट था जो कि बहुत ही ज़्यादा वायरल हुआ था, जब उन्होंने यूक्रेन और रशिया वॉर के समय में, हालांकि वॉर अभी भी चल रहा है, उस वक्त पे यूरोपियन मीडिया जब उनको घेर रहा था, तब उन्होंने बोला था, यूरोपियन मीडिया की तरफ से उनके सामने क्वेश्चन आया था कि भारत गैसेज ले रहा है, गैस खरीद रहा है रसिया से और उन्हीं पैसों का इस्तेमाल कर रहा है रसिया यूक्रेन के अगेंस्ट, तो क्या इंडिया वॉर को फंड नहीं कर रहा है। तो इन्होंने पलट के जवाब दिया था कि जितने भी यूरोपियन देश हैं वो सभी के सभी रसिया से बिजनेस कर रहे थे, क्या वो फंड नहीं कर रहे हैं इस वॉर को। तो इस तरह का तीखी नोकझोंक हुई थी बिटवीन एस जयशंकर एंड यूरोपियन जो मीडिया थी उसके बीच। तो अभी इन्होंने एक मैसेज दिया है चाइना को। किस बारे में भाई? बॉर्डर इशू के बारे में, जो कि मैंने आपको बताया कि हमेशा चाइना कोशिश करता है, 5 फिंगर थ्योरी है उसकी। इसकी बात मैं कभी और बात नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा। उन्होंने मैसेज दिया है चाइना को कि भाई बॉर्डर इशू जो है इसको जल्दी से जल्दी निपटा लो। कब दिया है? मीटिंग विथ हिज चाइनीज काउंटर पार्ट। तो जो उनके चाइनीज काउंटर पार्ट हैं, जो चाइना के उनके विदेश जो मंत्री है चाइना का, उनके साथ जब इनकी मीटिंग हुई, मैं आपको इमेज दिखाऊं तब आऊँगा इस न्यूज़ पे, कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे कि ये उनके जो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर वांग ई नाम है उनका, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। और यहाँ पे एस जयशंकर साहब हैं, इन दोनों की मीटिंग हुई है आसियान के मीटिंग के दौरान। चलिए चलते हैं न्यूज़ अपडेट की तरफ। तो स्टेटमेंट दिया गया है एस जयशंकर के द्वारा, जो कि टेंशन चल रहा है दोनों कंट्रीज के बीच। तो इन्होंने बोला है कि पीसफुल रिजोल्यूशन की बात करनी चाहिए, दोनों देशों को बैठकर साथ में पीसफुल रिजोल्यूशन की बात करनी चाहिए, मतलब कि शांति पूर्वक एक रास्ता ढूंढना चाहिए कि किस रास्ते से हम क्या कर सकते हैं, इसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे। आगे अगर हम पढ़े इस स्टेटमेंट को जो उन्होंने वहां पे दिया है कि जयशंकर पोजीशन अंडरस्कोर्स इंडियाज कमिटमेंट टू safeguarding its territorial integrity while emphasizing the importance of dialogue and the diplomacy in resolving dispute। तो इंडिया के बारे में बताया जा रहा है, मतलब जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, इस स्टेटमेंट से जो लब्बो लुआब निकलकर सामने ये आता है कि भारत की जो प्रतिबद्धता है, भारत की जो कटिबद्धता है, भारत का जो कमिटमेंट है कि हम पीसफुल तरीके से किसी भी चीज़ को रिजॉल्व करेंगे, किसी सिचुएशन को हैंडल करेंगे, इसके बारे में बताता है। इसी के साथ साथ बोलता है किसी भी डिस्प्यूट को हम डिप्लोमेसी और डायलॉग के साथ उसको क्या करेंगे, हल करने की कोशिश करेंगे। ये तो हो गया करेंट अपडेट। अब करेंट अपडेट से तो उतना क्वेश्चन बनता नहीं, क्योंकि यूपीएससी क्या करता है कि करेंट को लिंक करेगा स्टैटिक के साथ। तो इसी बहाने हम रिवाइज करेंगे इंडो चाइना रिलेशनशिप के कुछ टर्म्स को, कुछ की टर्म्स को हम समझने की कोशिश करेंगे। अभी देखिए, ये हमारे एस जयशंकर साहब हैं, फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर। वांग वी हैं जो कि चाइना के फॉरेन अफेयर मिनिस्टर हैं। तीन दोनों की मीटिंग हुई थी आसियान के साइडलाइन में। चलिए, अब अगर मैं बात करूं इंडो चाइना रिलेशनशिप की, तो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की अगर मैं आपसे बात करूं तो सबसे पहले तो एंशिएंट कनेक्शंस है। बहुत सारे चाइनीज यात्री इंडिया में आए थे एंशिएंट इंडिया की अगर मैं आपसे बात करूं तो। और इसी के साथ साथ इंडिया से जो बुद्धिज्म है वो पहुंचा था कहाँ पे? इंडिया से जो बुद्धिज्म है वो चाइना पहुंचा था। इसी के साथ सिल्क रूट भी था जो कि चाइना से निकलता था
और इंडिया होते हुए कनिष्क उस वक्त रूल कर रहे थे नॉर्थ इंडिया के ऊपर में, और इंडिया होते हुए कहाँ जाता था, यूरोप की तरफ उनका रास्ता जाता था। चूंकि इस रास्ते से सिल्क का बिजनेस होता था, इस वजह से इसका नाम ही रख दिया गया सिल्क रोड। तो देखिए हमारा हिस्टोरिकल कनेक्शंस काफी पुराना है, सेंचुरीज से है, मतलब कि सदियों से हमारा संबंध। बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार हुआ भारत से चाइना में, बहुत दिनों तक चाइना का बहुत एक प्रमुख धर्म बना रहा, जब तक कि वहाँ पे कम्युनिज्म का उद्भार नहीं हुआ। सिल्क रोड ऑब्वियस सी बात है, इसकी मैंने बात करी आपसे। उसी के साथ साथ कॉलोनियल एंड पोस्ट कॉलोनियल एरा। तो जो कॉलोनियल टाइम होता है ना, उस टाइम पे उसके बाद संबंध थोड़े से बिगड़ने स्टार्ट हो जाते हैं, उसके बाद पोस्ट कॉलोनियल एरा स्टार्ट होता है, वहाँ पे तो और हमारे संबंध बिगड़ने लग जाते हैं। जो 20वीं शताब्दी थी, रिलेशन जो था वो एंड हो रहा था ब्रिटिश कॉलोनियल रूल का इंडिया में, और कम्युनिज्म राइज हो रहा था चाइना में। यही वो दौर था जब उन्होंने हमसे अपने आप को अलग करना स्टार्ट कर दिया। चाइना के बारे में एक बात कही जाती है, दो बातें बहुत प्रमुख है चाइना के बारे में। चाइना ये मानता है, मतलब बहुत पुरानी उनकी सोच है, उनकी मानसिकता है कि उनका जो एम्पायर है वो हेवन का एम्पायर है, मतलब कि उनको जरूरत नहीं है दुनिया के और देशों की। बहुत दिनों तक ये मान्यता रही थी उसकी। वो घुलते मिलते नहीं थे ज़्यादा से, अपने आप को खोलते नहीं थे किसी और देश के लिए। अमेरिका के साथ भी उनका संबंध हाल ही में बना है। इसी के साथ साथ उनकी एक और मान्यता है, उनके स्कूल में पढ़ाई जाती है कि भारत की तरह नहीं बनना, मतलब कि भारत एक फेल्यूअर स्टेट है उनके नज़रिए में। आगे बढ़े, 1962 में होता इंडो साइनो इंडियन वॉर, जिसमें कि हमने अपने बहुत सारे जो धरती था, लैंड था, वो गवा दिया था चाइना के हाथों, और उसने कब्जा कर लिया था। रिलेशनशिप खराब शुरू होता है तब जब तिब्बत पे चाइना क्या करता है, अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश करता है और उस पर कब्जा कर लेता है अनधिकृत तौर पे। और वहाँ के जो दलाई लामा थे, जो कि सुप्रीम लीडर हुआ करते थे, रूलर भी थे, एक स्पिरिचुअल लीडर भी हुआ करते थे, उन्होंने शरण मांगी भारत में, और वो अभी धर्मशाला में, हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में अभी वो रह रहे हैं अपना एक मठ बनाकर। तो यहाँ पे क्या हुआ कि भारत ने उनको शरण दे दी। पंडित जवाहरलाल नेहरू उस वक्त देश के प्रधानमंत्री थे। जब भारत ने शरण दी तो इस बात को लेकर चाइना बहुत ज्यादा खफा हुआ भारत के साथ, क्योंकि उनके जो एक वो दलाई लामा को मानता है कि उनका एक, क्या बोल सकते उसको, कि हमारे एक युद्ध कर रहे एक पर्सन से आपको किस तरीके से आपने उनको शरण दे दी। इस बात को लेकर चाइना हमेशा चिढ़ा रहता था, जिसका एक रिटेलिएशन देखने को मिला इंडो चाइना वॉर 1962 में। बॉर्डर डिस्प्यूट वहीं से स्टार्ट होता है। अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश को वो अपना हिस्सा मानता है, और यहीं से बाउंड्री डिस्प्यूट का स्टार्ट हो जाता है। इसी के साथ साथ लद्दाख के पार्ट को के लेकर भी वो हमेशा गाहे बगाहे क्लेम करता रहता है। रिसेंट जो हुआ है आपको देखने को मिला होगा गलवान वैली में क्लैश, जो कि है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर क्या हुआ था। गलवान वैली है जहां पे 2020 में कोविड के दौरान यहाँ चाइना और भारत के जो सैनिक थे उनके बीच हाथापाई की नौबत आ गई थी, और हमारे एक जवान की शहादत भी हो गई थी उस हाथापाई में। हालांकि चाइना को भी बहुत सारे कैजुअलिटीज का सामना करना पड़ा था। देखेंगे इकोनॉमिक रिलेशंस की अगर मैं आपसे बात करूं, तो मैंने आपको बताया था कि हमारा तो ट्रेड बढ़ता ही जा रहा है। $100 बिलियन का तो ट्रेड डिफिसिट है भारत और चाइना के बीच में। तो बहुत ही लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर के तौर पे बन के उभरा है भारत का, और ट्रेड डिफिसिट भी है, मतलब कि उनके तरफ से बिजनेस ज़्यादा होता है, हम कम बिजनेस कर पा रहे हैं चाइना के साथ। इन्वेस्टमेंट की अगर मैं आपसे बात करूं, हालांकि इन्वेस्टमेंट हाल के दिनों में बहुत घटा भी है, लेकिन दोनों जो देश हैं इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं ईच अदर्स इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी को लेकर अगर हम देखें तो, क्योंकि चाइनीज जो चीज़ें हैं, चाइनीज जो प्रोडक्ट है, वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है इंडिया के अंदर में। चलते अगले स्लाइड के ऊपर। अब हम बात करेंगे कोऑपरेशन एंड चैलेंजेस की, क्योंकि यूपीएससी में आपको चैलेंजेस भी लिखने होते हैं। तो अगर मैं क्लाइमेट चेंज की बात करूँ, ग्लोबल इशू की बात करूँ, तो कुछ ऐसी कॉमन चैलेंज है जो कि दोनों देश फेस कर रहे हैं। दोनों एक समय पे अभी भी डेवलपिंग नेशन के कैटेगरी में ही रखा जाता है, जो कि डेवलप्ड होने की एस्पिरेशन रख रहे हैं, जो कि अपने आप को इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रॉन्ग करते जा रहे हैं समय के साथ। बहुत से ऐसे अनुमान निकलकर सामने आए कि 2030 तक इंडिया और चाइना टॉप के इकोनॉमिक बन के उभरेंगे। चाइना रैंक 1 पे रहेगा और इंडिया प्रोबेबली रैंक 3 और या फिर 2 पे रहेगा। ऐसा बहुत से इकोनॉमिक के जानकार का मानना है। इसी के साथ साथ मिलिट्री और सिक्योरिटी की बात अगर मैं करूं, तो इंडिया और चाइना की जो सेनाएं हैं वो मतलब समझ लीजिए कि दुनिया की सबसे ज़्यादा स्टैंडिंग आर्मी के तौर पे कंसिडर किया जाता है। इसी के साथ साथ इनका अपने पड़ोसी देशों के साथ भी सिमिलर टेंशन होता है। चाइना ने तो हर किसी, मतलब इनके जितने भी पड़ोसी देश है 12-13, सभी के साथ इनका विवाद है ही कि बॉर्डर को लेकर डिस्प्यूट चलता ही रहता है।
तो ये पूरा लेक्चर था इंडिया और चाइना रिलेशनशिप को लेकर। आज के लेक्चर में फिलहाल लेते हैं, हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।